हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी वंस अगेन। तो हम लोगों ने एक तरीके से एमसीक्यू डिस्कस कर रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा उसको, ठीक है। हम लोगों ने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वो भी हम लोगों ने कर रखा है। पार्ट फर्स्ट में एमसीक्यूज कर रहा था और पार्ट सेकेंड में हम लोगों ने वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर। तो अभी हम लोग जो लास्ट वाले पार्ट में पढ़ेंगे वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे और साथ ही साथ थोड़ा सा मैप बेस्ड क्वेश्चन और केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते जाएं। और आप लोग साथ ही साथ जितने भी सारे क्वेश्चन है वो आप साथ ही साथ पढ़ते रहिए। ये जरूरी नहीं है कि ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वही सिर्फ आएगा, है कि नहीं। ये एक आइडिया है, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये कोई दावा नहीं कर रहा हूँ कि भाई यहीं से सारा क्वेश्चन आएगा। क्लियर। तो आई होप सो पहला जो मैं, क्योंकि मैंने रिसर्च करके ये सब सारे क्वेश्चंस को डाले हैं ताकि आप लोगों को वो पर्सपेक्टिव मिल पाए कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो 30th क्वेश्चन आ गए हम लोग। एग्जामिन द सिग्निफिकेंस एंड अ की माइलस्टोन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दैट टुक प्लेस इन इंडिया ड्यूरिंग अ स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस। ये बोला जा रहा है कि एक माइलस्टोन बताइए कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आखिरकार लास्ट में करना पड़ा, तो वहां तक पहुंचे कैसे हम लोग अगर इंडिपेंडेंस की बात की जाए। तो देखो, दांडी मार्च शुरुआत किया गया था गांधी जी के द्वारा, जहां पर 240 माइल मार्च टू दांडी टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए एक तरीके से दांडी का मार्च किया गया था, दांडी मार्च टू बिकम अ पावरफुल सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस एंड गेन्ड इंटरनेशनल अटेंशन। और इसकी वजह से इंटरनेशनली बहुत अटेंशन मिला इसको कि कोई देश अपना अगर फ्रीडम के लिए इतने जद्दोजहद से लड़ रहा है और एक तरीके से वो फ्रीडम पाना चाह रहा है, ठीक है। दूसरा, रिग्रेशन एंड इम्प्रिजमेंट का मतलब जिनको जेल किया गया था। ब्रिटिश अथॉरिटी रिस्पॉन्डेड विथ अ रिग्रेशन एंड अरेस्टेड। इसमें जब डांडी मार्च किया गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया गया, तो उसमें बहुत सारे लोगों को, हमारे नेशनल लीडर्स को अरेस्ट किया गया था, ठीक है। पब्लिक आउटरेज और स्ट्रेंथिंग मूवमेंट, इस वजह से धीरे धीरे लोगों को ये एहसास हुआ कि भाई ये हमारे साथ ब्रिटिश गलत कर रहा है, तो और भी जुड़ते चले गए और मूवमेंट और स्ट्रांग होते चला गया। नेगोशिएशन एंड आउटकम, बहुत सारी बातें जो द मूवमेंट लेड अ नेगोशिएशन बिटवीन अ कांग्रेस एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट। और जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के तहत जो कांग्रेस थी, उस वक्त की कांग्रेस और जो ब्रिटिश की सरकार थी, उनके बीच में एक समझौता हुआ, नेगोशिएशन हुआ और बहुत सारे आउटकम, छोटे और बड़े आउटकम्स निकल के आए। यहाँ मास पार्टिसिपेशन हुआ था, बहुत सारे लोगों के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। बाइकआउट किया गया था ब्रिटिश के गुड्स को कि कोई भी ब्रिटिश गुड्स नहीं पहनेगा। सारे लोग एक तरीके से क्या, जो इंडियन प्रोड्यूस्ड गुड्स थे, जो खादी वगैरह कपड़ा थे, वो पहनना शुरुआत किया गया था उन लोगों के द्वारा। स्प्रेड ऑफ नेशनलिस्ट आइडिया और नेशनलिज्म का फीलिंग, एक तरीके से कि हमारा देश है और एक तरीके से हम लोग साथ में लेके चलेंगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम्स हो, चाहे वो सिख हो या वो क्रिश्चियंस हो, वो सब सारे एक साथ मिलकर आए थे। लेगेसी एंड इंस्पिरेशन, और मूवमेंट में एक तरीके से लेगेसी निकल के आया था, जिस तरीके से गांधी जी और सारे लीडर्स जितने भी थे, उन्होंने एक तरीके से पुरजोर कोशिश करी ताकि हम लोगों को फ्रीडम मिल सके। तो ये सब सारे माइलस्टोन थे जिसकी वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमारे देश में हुआ, ठीक है। तो 30th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 31st क्वेश्चन, क्या है। अ थिंक टैंक हैज बीन गिवन अ टास्क टू डिजाइन अ आउटलाइन टू मेजर हाउ सक्सेसफुल हैज डेमोक्रेसी बीन इन एनी कंट्री। एक थिंक टैंक को यह दिया गया कि भाई किस तरीके से एक कंट्री में डेमोक्रेसी को और भी सक्सेसफुली तरीके से रन किया जा सकता है और स्ट्रेंथन किया जा सकता है और मजबूत किया जा सकता है। तो उसका वजह बताइए। तो डिस्कस अ की इंडिकेटर्स दैट अ थिंक टैंक शुड कंसिडर, कि कौन सा जो इंडिकेटर ये लोग चूज करेंगे जिसकी वजह से क्रूशियल रोल करेगा एक्सेस, ताकि आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, कि एक डेमोक्रेसी, एक अच्छा डेमोक्रेसी निकल कर आए। तो जो की इंडिकेटर होगा, अगर कोई देश डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक का मतलब वैसा देश जहां पर प्रॉपर तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव लड़ रहा है ना, इलेक्शन हो रहा है, वहाँ इलेक्टेड कैंडिडेट्स आ रहे हैं और फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ इलेक्शन है, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें एक तरीके से है, तो वो अच्छा डेमोक्रेसी कहलाता है, जहां पर एक तरीके से लोगों के द्वारा चुना गया बंदा राज कर रहा है और उनके लिए पॉलिसीज और प्रोग्राम्स वगैरह बना रहा है। क्लियर। तो पहला है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। क्या है, बोला गया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना बहुत जरूरी है कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में और एक अच्छा डेमोक्रेटिक कंट्री में। दिस रिप्रेजेंट अ हेल्दी डेमोक्रेटिक प्रोसेस। दूसरा, सिटीजन्स हैव राइट टू इन्फॉर्मेशन, सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन जो भी गवर्नमेंट कर रही है, जो भी पैसे खर्च कर रही है, वो सब सारा इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचना चाहिए।
अगर लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत वाली बात है। तो अगर डेमोक्रेसी अच्छा करना है तो सिटीजन्स को इन्फॉर्म रखना पड़ेगा। प्रोटेक्शन टू द माइनॉरिटी राइट्स, अगर कोई छोटे तबके का लोग है या फिर बहुत कम लोग हैं वो कंट्री में, तो उन लोगों पर ध्यान जरूर देना चाहिए हमारी कंट्रीज, मतलब कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में। तो जो फोर्थ पार्ट है वो पॉवर्टी कि रिडक्शन इन द पॉवर्टी ओवर ईयर्स वुड इंडिकेट द सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। अगर कोई देश बोल रहा है अपने आप को कि मैं डेमोक्रेटिक कंट्री हूं, तो उसमें ये देखना, आप उस कंट्री का देख लीजिएगा कि पहले मतलब 10 साल के पहले क्या डेमोक्रेसी था, मतलब क्या पॉवर्टी रेट था, और और अभी कितना पॉवर्टी का रेट है, मतलब कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और 10 साल पहले कितने लोग थे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को ये पता चल जाएगा। रूल ऑफ लॉ मतलब एक तरीके से इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, और इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ द सिटीजन, और ट्रीटमेंट सिटीजन्स को इक्वली दिया जाना चाहिए। तो ये सब सारे इंडिकेटर से ये पता चलता है कि वहाँ पर डेमोक्रेसी उस कंट्री में बहुत अच्छे तरीके से डील किया जा रहा है। एक आता है क्वेश्चन है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो मैंने दिया है। फ्री एंड फेयर मीडिया इज वन ऑफ द मोस्ट, मीडिया कौन, जो भी न्यूज छापते हैं जैसे कि न्यूज़पेपर वाले या फिर हो गए न्यूज़ चैनल वाले, तो वो सब सारे का एक तरीके से फ्री एंड फेयर होना बहुत ज़रूरी है और एक डेमोक्रेसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस पर एक्सप्लेन कीजिए। तो बोला गया पहला पॉइंट, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नीड टू बी अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, कि एक जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ की गवर्नमेंट अकाउंटेबल होनी चाहिए, कि जो भी काम कर रहा है वो एक तरीके से लोगों के भलाई के लिए कर रहा है, रिस्पॉन्सिव कर रहा है, रिस्पॉन्स दे के चल रहा है, ताकि सारे लोग एक तरीके से अपना जो भी वो प्रोग्राम है, पॉलिसी ला रहा है, वो लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है और कभी भी धोखाधड़ी ना करे लोगों के साथ। ठीक है, दूसरा, इट नीड टू इंश्योर दैट इनेबल्स, ये सब सारा कौन कर सकता है, मीडिया कर सकता है। मीडिया अगर सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाए, पीपल्स तक, आजकल देखो बहुत फेक न्यूज़ आ गया है, तो फेक न्यूज़ ज़्यादा मीडिया ना तवज्जो दे और टीआरपी के लिए काम ना करे, और अपने देखो टीआरपी अपने आप ही मिल जाएगा अगर वो न्यूज़ जेन्युइन होगा। ठीक है, तो जेन्युइन न्यूज़ पर ध्यान दीजिए ताकि वो क्या हो और अच्छे तरीके से डेमोक्रेसी निकल के आए। It makes sure that its citizens are informed and making informed choice, मतलब जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है वो सही तरीके से दिया जा रहा है और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोग। एकोमोडेट अ वेरी वाइड पर्सपेक्टिव, और सारे लोगों का पर्सपेक्टिव को दिखाया जाए, सुनाया जाए, ऐसा ना हो कि एक ही कोई पर्टिकुलर को दिखाया और सुनाया जाए। ठीक है, मीडिया इज द फोर्थ पिलर, और मीडिया को फोर्थ पिलर माना गया है। एक देखो 4 पिलर होता है, एक होता है जुडिशियरी, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है एक होता है लेजिस्लेटिव, और एक होता है मीडिया। देखो ये 4 पिलर्स होते हैं हमारे देश में। अगर ये चारों लोग सही तरीके से काम करें, जुडिशियरी क्या करता है पहले यहाँ समझते हैं, लेजिस्लेचर क्या करता है कि वो प्रॉपर तरीके से क्या, लेजिस्लेटिव के द्वारा क्या किया जाता है, लेजिस्लेशन के द्वारा वो लॉ बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है। कानून को लागू कौन करता है, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, और एक तरीके से जुडिशरी क्या करता है, चेक एंड बैलेंस करता है। ठीक, तो चेक एंड बैलेंस करता है, और मीडिया क्या करता है, वही चीज को दिखाने की कोशिश करता है हमारे 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 टेलीविजन के थ्रू या न्यूज़पेपर के थ्रू वो दिखाता है कि वो चीज़ जो इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है वो सही किया जा रहा है या गलत किया जा रहा है, लॉ के अनुसार किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो आई होप सो अगर ये सब सारी चीज़ें हैं तो मीडिया को फ्री एंड फेयर रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 32, डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस दैट ड्राइव द इंडिविजुअल्स टू सीक लोन्स फ्रॉम द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। बोला जा रहा है कि कौन से सर्कमस्टांसेस रहते हैं, कौन सा कंडीशन रहता है जहां पर एक इंडिविजुअल जो है वो अपने आप को एक तरीके से क्या पाता है, जहां से वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेता है। ठीक है, अब देखो सारे, अगर लोन बैंक के थ्रू मिलेगा तो हम क्यों लेंगे लोन, सही बात है कि नहीं, हम लोग लोन क्यों लेंगे इनफॉर्मल तरीके से। अब 2 तरीके से लोन मिलता है, एक होता है फॉर्मल तरीका, एक होता है इनफॉर्मल तरीका। इनफॉर्मल तरीका होता है क्या, कि अगर आप लोन ले रहे हो बैंकिंग सेक्टर के थ्रू, प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट से लोन ले रहे हो या बैंक वगैरह से या प्रॉपर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रहे हो, तो वो फॉर्मल लोन हो गया। ठीक है, लेकिन इनफॉर्मल लोन जो आप मान लो कि कोई जमींदार से ले रहे हो, लैंडलॉर्ड से ले रहे हो, या अपने दोस्तों से ले रहे हो, या फिर अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ले रहे हो, तो वो सब सारा लोन क्या हो जाएगा, एक तरीके से इनफॉर्मल। तो क्या वजह होता है जिसकी वजह से इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट लेना पड़ता है, तो इमीडिएट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, कि अगर अचानक से कोई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आ गई
तो उसमें से लेना पड़ता है, कहाँ से, इनफॉर्मल से। एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल, अगर आपके पास कोई गिरवी रखने के लिए सामान नहीं है, कोलेट्रल नहीं है, तब फिर आप लोग क्या करते हैं, इनफॉर्मल से लेते हैं। अगर आपके पास कोई गिरवी रखने का सामान होगा तो आप लोग फॉर्मल से लोगे, है कि नहीं, ताकि बैंक क्या करता है, कोलेट्रल मांगता है। अनअवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, कभी कभी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं रहता है वहाँ पर। इनफॉर्मल इकोनॉमी एंड इरेगुलर इनकम, अगर आपके पास कोई रेगुलर इनकम नहीं है तब आप लोन वगैरह लेते हो इनफॉर्मल सेक्टर से। लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टिव एक्सेस ऑफ द फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, और एक तरीके से लिमिटेड एक्सेस है, सब लोगों को लोन आसानी तरीके से बैंक वगैरह प्रोवाइड नहीं करता है। तो ये एक तरीके, ये सारे चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल ड्राइव होता है ताकि वो इनफॉर्मल लोन्स ले सके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33, जो कि हमारा क्या है, केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन है, ठीक है। तो केस बेस्ड स्टडीज में आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, पहले आप लोग केस पढ़िएगा कि क्या बोला गया है क्या नहीं बोला गया है, उसके बाद ही क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो यहाँ पर बोला गया है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे इज ऑल सेट टू ओपन, कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है वो खुलने वाला है पब्लिक के लिए 2023 के एंड में, ठीक है। इट वुड रिड्यूस द ट्रैवल टाइम, वो रिड्यूस करेगा ट्रैवल टाइम 6 आवर्स फ्रॉम 6 2 आवर्स, मतलब क्या 6 आवर्स से कम करेगा, ठीक है। द 210 किलोमीटर एक्सप्रेसवे विल स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, वो दिल्ली से स्टार्ट होगा और वो बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और देहरादून पहुंचेगा। एटलीस्ट 20 किलोमीटर स्ट्रेचेस विल पास थ्रू द इको सेंसिटिव जोन राजाजी नेशनल पार्क, और जो राजाजी नेशनल पार्क है वहां से 20 किलोमीटर, मतलब उस पार्क के ऊपर से ये फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। वेयर द एशिया लॉन्गेस्ट एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, जो 6 लेन का बनने वाला है, ठीक है। 12 किलोमीटर विल बी कंस्ट्रक्टेड एंड दैट विल इंक्लूड 340 एट अ डार्ट काली टनल्स, एक टनल्स भी बनाया जा रहा है जिसकी वजह से वहां पर, तो ये सब सारी चीजें हैं कि एक तरीके से वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब करने के बारे में बात किया गया यहाँ पर, हम लोग ये समझ में आ रहा है। और एक ह्यूमन के वेलफेयर के लिए वो काम किया जा रहा है कि टाइम को रिड्यूस किया जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि 340 जो लॉन्ग टनल बन रहा है नियर अ डार्ट काली टेम्पल देहरादून विल रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लेकिन वो क्या किया जा रहा है, वहां पर ऊपर से नहीं बनाया जा रहा, वहां पर नीचे से बनाया जा रहा है ताकि वो वाइल्ड लाइफ को दिक्कत ना हो, है कि नहीं, ताकि मल्टीपल एनिमल पास एंड प्रोवाइड थ्रू अ गणेशपुर देहरादून सेक्शन एंड फ्रॉम अवॉइडिंग एनिमल व्हीकल कोलिजन, ताकि एनिमल और व्हीकल का कोलिजन ना हो। तो यहाँ बोला जा रहा है कि एनालाइज द डेवलपमेंट ऑफ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट, कि नेगेटिव हो रहा है कि पॉजिटिव हो रहा है, ऑन द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, कि भाई ये क्या है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, किस की इकोनॉमिक ग्रोथ पर, मतलब पहला इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा इन्वायरमेंट और तीसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर। ये तीनों चीज के बारे में आपको यहाँ पर एनालाइज करके बताना है। तो पहला बोल रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा, तो रिड्यूस अ ट्रैवल टाइम विच विल बूस्ट अ ट्रेड एंड टूरिज्म। देखो कभी भी कोई भी चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी कोई जगह पहुंचूं और वहां पर अपना काम को करके जल्दी से वापस आऊं, तो ट्रेड और टूरिज्म बहुत अच्छे तरीके से बढ़ेगा इसकी वजह से। कैन लीड अ ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन वैली, और वैली में इन्वेस्टमेंट को और भी बढ़ावा मिलेगा, क्लियर, क्योंकि देहरादून के आसपास का जगह क्या है, एक तरीके से वैली से घिरा हुआ है, तो वो सब चीज में थोड़ा सा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। द कंस्ट्रक्शन itself इज लीडिंग अ जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और जिसकी वजह से अब कंस्ट्रक्शन इतना हो रहा है तो एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन भी होगा, लोगों को काम मिलेगा और लोग बहुत अच्छे तरीके से उस काम को कर कर अपनी घर की जीविका भी चला सकते हैं। दूसरा हो गया इन्वायरमेंट का, अब पासिंग थ्रू अ इको सेंसिटिव जोन विल लीड टू लॉस ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। अब देखो ऐसी बात नहीं है कि हर एक चीज को प्रोटेक्ट कर ही दिया जाएगा, तो वहाँ बहुत सारे फ्लोरा और फाउना, बहुत सारे लोग जो होंगे वो आएंगे उधर से कूड़ा करकट फेंक देंगे नीचे, है कि नहीं, तो उसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे फ्लोरा और फाउना को डिस्टर्बेंस होगा। इंक्रीज इन द व्हीकल इमिशन विल लीड टू इंक्रीज इन द पॉल्यूशन, और वहां पर व्हीकल पास होगा भाई, अब व्हीकल पास होगा वहां पर पोल्यूशन होगा, और पोल्यूशन होगा तो कहीं ना कहीं वो पोल्यूशन को इंक्रीज करेगा वहां पर, क्योंकि वहां पर एक इन्वायरमेंट साफ सुथरा था, तो इन्वायरमेंट को डिग्रेड करेगा। तीसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि इन्वायरमेंटल कंसर्न हैज बीन टेकन इनटू अकाउंट, यहाँ पर जो दिया गया है इन्वायरमेंट को ध्यान में रखा गया है, ऐसी बात नहीं कि पूरा छोड़ दिया गया है। क्यों, क्योंकि कॉरिडोर जो बिल्ड किया जा रहा है उसकी वजह से वहां पर जानवरों को दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वो अंदर से हम लोग जाएंगे और ऊपर से अपना आराम से या फिर आराम से जा सकता है वहां पर, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा उन लोगों को। अगर बनाया गया है ऊपर से तो नीचे से आराम से जंगली जानवर वगैरह पास कर सकते हैं। ग्रीन कंस्ट्रक्शन मेथड्स कैन कुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कार्बन इमिशन, और ग्रीन अगर कंस्ट्रक्शन मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा वहां पर तो अच्छे तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ पड़ा है वहां पर, ठीक है। तो ये सब सारी
चीज़ों का ध्यान रखा गया है। तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग आराम से देख सकते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा केस बेस्ड स्टडी जो लॉन्गर है, उसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 4 नंबर का होगा, ठीक है, 4 मार्क्स का होगा और 3 क्वेश्चन होगा केस बेस्ड स्टडीज का। ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, और ये याद रखना कि क्लाइमेट के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, क्लाइमेट के ऊपर। तो क्लाइमेट वाला या फिर एग्रीकल्चर वाला और एक हिस्ट्री वाला पार्ट आ सकता है। तो ये तीनों को सही तरीके से पढ़िएगा। हिस्ट्री में नेशनलिज्म इन इंडिया को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब बोला गया कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, कि किस तरीके से क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को फॉलो अप किया जा रहा है। तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इज ए अप्रोच दैट हेल्प्स टू गाइड एक्शन टू ट्रांसफॉर्म एग्री फूड सिस्टम टुवर्ड्स द ग्रीन एंड अ क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रैक्टिस। क्या बोला जा रहा है कि एक नया सिस्टम को फॉलो अप किया जा रहा है कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, कि क्लाइमेट को देखते हुए स्मार्ट एग्रीकल्चर कैसे किया जाए, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर का फूड सिस्टम, मतलब फूड सिस्टम भी हम लोगों का बढ़ेगा और एक तरीके से क्लाइमेट को भी ज़्यादा नुकसान नहीं पड़ेगा। तो CSA सपोर्ट्स रीचिंग इंटरनेशनली एग्रीड गोल टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बहुत सारे लोगों के द्वारा, बहुत सारे देश लोगों मतलब क्या बहुत सारे देश के द्वारा ये डेवलप किया गया है, जो कि पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज में ये सब डिस्कस हुआ था। पहले था एक तरीके से प्लानिंग डेवलपमेंट, पहले एक अलग मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था MDG, अब उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लाया गया था। तो बोला जा रहा है CSA जो कर रहा है वो सपोर्ट किसको कर रहा है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को, FAO को, विच ताकि वो स्ट्रैटेजी बना सके और बेटर कर सके प्रोडक्शन को, बेटर कर सके न्यूट्रिशन को, बेटर कर सके इन्वायरमेंट को, बेटर कर सके लाइफ को, ताकि कोई भी पीछे छूट ना जाए, ठीक है। तो इसको ध्यान में दिया गया। तो यहाँ पर एक तरीके से हम लोग मार्कर चेंज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है CSA एक्सपर्ट, ये क्वेश्चन समझ में आया ना आप लोगों को CSA के बारे में। अब ये समझ में आने के बाद क्वेश्चन पहला, CSA एक्सपर्ट सजेस्टेड इंक्रीज प्रोडक्शन कंजम्पशन ऑफ मिलेट्स इन इंडिया जस्टिफाई दिस स्टैंड। मतलब बोला मिलेट्स का प्रोडक्शन क्यों किया जा रहा है हमारे देश में, ताकि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन उस पर ध्यान बहुत दे रहा है, ताकि वो क्या, मिलेट्स इज अ हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, दे आर रेन फेड, हार्डली नीड एन इरीगेशन, ज़्यादा इरीगेशन की जरूरत नहीं है। अब ज़्यादा इरीगेशन की जरूरत नहीं, मतलब ज़्यादा पानी भी खपत नहीं होगा तो हमारे, और ऊपर से न्यूट्रिशन भी है तो और भी अच्छा है। मिलेट्स डू नॉट रिक्वायर अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो ज़्यादा भी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहता है, और ज़्यादातर जो पुअरर सोसाइटी के लोग होते हैं वो मिलेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो उनके लिए भी फायदेमंद होगा, पहली बात। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें से आप लोग कोई 2 पॉइंट लिख सकते हो, सारी पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द नेसेसरी टू थिंक CSA इन इंडिया, क्या और भी नेसेसरी चीजें होंगी जिसकी वजह से वो थिंक कर सकता है, मतलब CSA और क्या अच्छे तरीके से इंडिया में सोच सकता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट प्लानिंग फॉर CSA इन इंडिया बिकॉज द चेंजिंग क्लाइमेट ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। देखो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है कि हमारा जो इन्वायरमेंट हो रहा है वो हॉट एंड ह्यूमिड होता चला जा रहा है, कि पहले कितना अच्छा रहता था हमारा, तो वो कम करने के लिए एक तरीके से, ताकि एक्सेसिवली कोई चीज़ को ज़्यादा बर्बाद ना किया जाए, पानी को लेकर पेड़ पौधों को ज़्यादा ना बर्बाद किया जाए, है कि नहीं, तो कम जगह पर ज़्यादा फसल कैसे किया जा सके उस पर ध्यान दिया जाए। क्लियर। तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन। थर्ड क्या हो, सजेस्ट 2 मेथड, 2 मेथड यू आप बताइए थ्रू विच द इंडिया कैन शिफ्ट टुवर्ड्स अ CSA, कि 2 तरीका क्या हो सकता है जिसकी वजह से जो भारत है, वो इंडिया है, वो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ मूव कर सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा चेंज होगा हमारे देश के लिए। यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, रेजिस्टेंस एंड इंसेक्ट डैमेज क्रॉपिंग, मतलब जेनेटिकली जो मॉडिफाइड सीड्स है उनका इस्तेमाल करना है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग पर ध्यान दें। ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और धीरे धीरे हमारे देश में बढ़ भी रहा है। अगर ये 2 चीज़ों का फॉलो अप किया जाए तो हमारे देश में एक तरीके से CSA मतलब क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। क्लियर। चलिए, तो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आते हैं 35 में फिर से आ गया, क्या मैंने बोला था कि 3 आप लोगों को एक केस बेस्ड स्टडी समझाऊंगा। पॉपुलेशन ट्रेंड्स बोला गया, पॉपुलेशन के बारे में। एक पॉपुलेशन भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि नहीं। पॉपुलेशन ट्रेंड्स एंड डायनेमिक्स कैन इनॉर्मस इफेक्ट इन प्रोस्पेक्ट ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन एंड अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, की पॉवर्टी का जो ट्रेंड्स है उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा सके। पॉवर्टी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ पॉपुलेशन डायनेमिक्स इंक्लूडेड पॉपुलेशन ग्रोथ, एज स्ट्रक्चर, रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन, सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि रूरल अर्बन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। क्रिटिकल इम्पैक्ट, पॉपुलेशन बहुत इम्पैक्ट भी डालता है एक तरीके से, जिसकी वजह से लिविंग स्टैंडर्ड कम हो जाता है, तो उसको बढ़ाया कैसे जाए।
तो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा बेटर हेल्थ पर, ताकि वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ और भी इम्प्रूव हो सके, इंडिविजुअल को सिक्योरिटी मिल सके, और मोर्टालिटी रेट, जो लोग मर जाते हैं 1 साल के अंदर, उनको किस तरीके से, बच्चे जो जन्म लेते हैं वो 1 साल के अंदर जो मर जाते हैं उनको किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए, ठीक है, डिजीजेस वगैरह ना फैले, विच कैन टर्न टू इम्प्रूव द कंट्रीज प्रोडक्टिविटी एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। मतलब एक तरीके से बोला जा रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ तो रहा है, लेकिन उस पॉपुलेशन को अगर हम लोग सही तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ में अगर ढकेलेंगे या फिर उसको सही तरीके से दिशा देंगे, डायरेक्शन देंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छी बात होगी। देखो पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ साथ अगर उसको सही तरीके से अगर उसको डायरेक्शन दिया जाएगा तो वो हमारे कंट्री के लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो पहला क्वेश्चन क्या आ गया कि हाउ डज इन्वेस्टिंग इन इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, कि अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो वो किस तरीके से डिजीज को कम कर सकता है, क्रॉनिक कंडीशन को। इन्वेस्टमेंट इन बेटर हेल्थ केयर प्रोवाइड्स अस एक्सेस टू एसेंशियल हेल्थ केयर, क्या कि सही तरीके से अभी कोविड आया था, कोविड में क्या हो गया, बहुत सारे लोग जो मारे गए थे, और भी हेल्थ फैसिलिटी हमारी ठीक हो सकती थी लेकिन वो ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए। तो ये सब चीज अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट सही करें, हेल्थ केयर वैक्सीनेशन पर काम करें, प्री नेटल केयर पर काम करें, ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीजेस पर जल्दी जल्दी काम कर पाएं, तो वो सब चीज़ हमारे देश के लिए अच्छी बात होगी। और ये रिड्यूस कर सकता है नंबर ऑफ पीपल हु डाई फ्रॉम अ प्रिवेंटेबल डिजीज। और जो प्रिवेंटेबल डिजीज से मरते हैं, प्रिवेंटेबल डिजीज मतलब वैसा डिजीज जिसका दवाई है, जिसका सारा चीज़ है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग मर जाते हैं उस दवाई उससे। तो जैसे टीबी से बहुत सारे लोग मर जाते हैं, ठीक है, तो भाई टीबी का इलाज है लेकिन लोग सही तरीके से उसका पता नहीं चल पाता है, क्यों, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं करते हैं, अवेयरनेस नहीं है। तो वो सब सारी चीज़ों का ध्यान देके चले लोग, ठीक है। दूसरा देखो, अपने से भी लिख सकते हो इसमें, अगर नहीं भी आएगा ना तो यहाँ से आप लोग पढ़ के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन ट्रेड एंड पॉवर्टी, कि पॉपुलेशन का ट्रेंड और पॉवर्टी के बीच में क्या रिलेशनशिप है। एंड एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन कैन एक्सर्ट अ प्रेशर, देखो जब भी कोई पॉपुलेशन बढ़ता है कंट्री का तो वो कंट्री के रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर पड़ता है, फूड ज़्यादा चाहिए होगा भाई, वाटर ज़्यादा चाहिए होगा, लैंड ज़्यादा चाहिए होगा, विच कैन कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट इन द पॉवर्टी लेवल, जिसकी वजह से पॉवर्टी लेवल भी बढ़ता है अगर हम लोग सही तरीके से उनको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो एज ए इंडिविजुअल में फेस इनसफिशिएंट एक्सेस, जिसकी वजह से इंडिविजुअल जो है वो अच्छे से न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिल पाता है, एडिक्वेट हाउसिंग नहीं मिल पाता है, क्लोथ नहीं मिल पाता है, और वो और भी वो कंट्री क्या होती है, पॉवर्टी में और भी डूब जाती है, ठीक है। तो कंट्री के डायनेमिक्स को देखते हुए भी हम लोगों को काम करना होगा, क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन है। बोला क्या है, पॉवर्टी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इन्फ्लुएंसेस, जो पॉवर्टी होता है वो इन्फ्लुएंस होता है पॉपुलेशन डायनेमिक्स से, इंक्लूड अ पॉपुलेशन ग्रोथ, एज स्ट्रक्चर एंड रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोला जा रहा है कि जो पॉपुलेशन को अगर देखना है, पॉवर्टी को देखना है, तो पॉवर्टी जो फैलता है वो पॉपुलेशन से फैलता है, सिंपल सी बात है कि पॉपुलेशन जैसे ज़्यादा बढ़ेगा वैसे ही पॉवर्टी ज़्यादा बढ़ेगी अगर हम लोग सही तरीके से मैनेज करके नहीं चलेंगे। तो ये क्या होता है कि पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर भी बढ़ता है भाई, और साथ ही साथ रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन को भी डिनोट करता है। तो बोला जा रहा है एनालाइज दिस स्टेटमेंट एंड हाईलाइट द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी, दोनों के बीच में। तो पॉपुलेशन ग्रोथ कैन स्ट्रेन अ रिसोर्स पर वो इफेक्ट डाल सकता है कि नहीं, affect the labor market, social supports system can impact a poverty level, रूरल अर्बन जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो डिटरमाइन करता है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के। बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं फिर रूरल से कहाँ पर शिफ्ट होते हैं, अर्बन की ओर शिफ्ट होते हैं, तो अर्बन पर प्रेशर बढ़ता है, अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र पर प्रेशर बढ़ता है। अब शहरी क्षेत्र पर अगर प्रेशर पड़ेगा तो फिर यहाँ की इन्वायरमेंट गंदा होगी, यहाँ की पोल्यूशन होगी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉवर्टी फैलेगी। तो पॉवर्टी कैन कंट्रीब्यूट अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन डायनेमिक्स सच ए हाई फर्टिलिटी रेट, लिमिटेड एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर, जिसकी वजह से पॉवर्टी का साइकिल बढ़ता जाता है जब पॉपुलेशन बढ़ता जाता है और हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें आप इंटरडिपेंडेंटली लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब आते हैं एक है हिस्ट्री से। अब बोला गया रीड द फॉलोइंग लाइन, गांधी जी एड्रेसेस, गांधी जी के द्वारा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो बॉम्बे में हुआ था उनमें ये बात को एड्रेस किया गया था। यू कैन मेक इट फ्रॉम मी that I am not going to strike a bargain with a viceroy for the ministries and like I am not going to satisfied with anything short to complete freedom। मतलब वहां पर इन्होंने एक बात बोली थी क्या कि भाई अब हम लोग कोई भी मैनेजमेंट की बात नहीं करेंगे, नेगोशिएशन नहीं करेंगे, हम लोग नेगोशिएट नहीं करेंगे किसके, ब्रिटिश के साथ। हम लोग अब लोगों को क्या चाहिए, फुल फ्रीडम चाहिए,
क्लियर। तो बोला जा रहा है हियर इज द मंत्रा नथिंग लेस देन द फ्रीडम, कि हम लोगों को फ्रीडम से कम कुछ भी नहीं चाहिए। हियर इज द मंत्रा अ शॉर्ट वन दैट आई विल गिव यू, कि मैं आप लोगों को दे रहा हूं। वन ऑन योर हार्ट लेट्स एवरी ब्रीथ ऑफ योर्स गिव एक्सप्रेशन ऑन इट मंत्रा डू और डाई। तो उन्होंने एक बात बोली थी कि अब मरना है या जीना है, मतलब ये दोनों में से एक काम करना है, ठीक है। अगर नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे, और मिलेगा तो हम लोग फिर एक तरीके से करेंगे और उसको जीत हासिल करेंगे और फ्रीडम पाएंगे। वी शैल नॉट लिव टू सी अप स्लेवरी, कि अब हम लोग जो किसी के अंदर काम करेंगे वो बात अब हम लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एवरी ट्रू कांग्रेसमैन और अ वुमेन विल ज्वाइन द स्ट्रगल विद इनफ्लेक्सिबल डिटर्मिनेशन नॉट रिमेन्स अलाइव टू सी द कंट्री इन अ बॉन्डेज ऑफ स्लेवरी, कि हम लोग जो जिस तरीके से ब्रिटिश जो है वो हमारे देश को स्लेव बना के रखा है, एक तरीके से मतलब जबरदस्ती काम करवा रहा है सारी चीज़ों को, तो वो चीज़ आज हम लोग बिल्कुल भी होने नहीं देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, लेट दैट बी योर प्लेस कीप जेल आउट ऑफ योर कंसिडरेशन, कितना फिर भी जेल जाना पड़े हम लोग जाएंगे। तो ये भाषण को कोट किया गया यहाँ पर, अब इससे क्वेश्चन पूछा गया। तो ये आप लोग जान गए नेशनलिज्म इन इंडिया से है कि नहीं। तो यहाँ क्वेश्चन पहला जो है वो क्या है, एक्सप्लेन एनी की इम्पैक्ट ऑफ गांधी जी रिजेक्शन ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ बार्गेन, कि अब हम लोग क्या कि बार्गेन को बिल्कुल भी नहीं करेंगे, मतलब ब्रिटिश के साथ बार्गेन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एंड हैड अ पीपल इन पार्टिसिपेटिंग, और लोगों को अब एक तरीके से पार्टिसिपेट फुल तरीके से करना होगा। तो ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है, पीपल ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल, ये बोल रहे पीपल ने बहुत सारे स्ट्रगल्स में अभी तक ये ज्वाइन किया है, और इसमें भी जो लास्ट मूवमेंट हम लोग करने वाले हैं उसमें सारे लोग ज्वाइन करें, एंड स्ट्रॉन्गर डिटर्मिनेशन के थ्रू, और प्लेस करें टू लीव टू सी द परफेक्शन ऑफ सोसाइटी, ताकि हम लोग इंडिया को एक तरीके से स्लेवरी से बाहर ला सकें। क्लियर, ये बात हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड अ मंत्रा डिफर्स फ्रॉम द अर्लियर स्ट्रेटेजी एम्प्लॉयड इन द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, कि पहले से ये ज्यादा अच्छा क्यों था। तो यहाँ पर लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग एक तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉन वायलेंटली हुआ था, हम लोग बहुत सारे तरीके से नेगोशिएट किए, कंसेशन किया, हम लोगों ने मांगा हम लोग को ये दे दो ये दे दो, मतलब एक तरीके से हमारे जमीन पर हम ही लोग मांग रहे थे। तो द डू एंड डाई अप्रोच इन कॉन्ट्रास्ट, यही वाला सिर्फ लाइन लिख दोगे ना ये भी काम कर जाएगा। इन अ कॉन्ट्रास्ट सिग्नल द डिपार्चर ऑफ द क्वेस्ट एंड अ piecemeal change and instead a demand a immediate and complete freedom to India, कि जो फ्रीडम मांगा गया हम लोगों के द्वारा डू और डाई अप्रोच के थ्रू, वो एक बहुत मंत्रा काम किया हम लोग स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस में, और ताकि हम लोगों को फ्रीडम लास्टली अचीव हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिस्कस द इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट एंड पॉलिटिकल क्लाइमेट, की इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में क्या चेंजेस हुआ और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में जो कि अडॉप्ट किया गया डू और डाई मंत्रा। तो ड्यूरिंग अ फ्रीडम स्ट्रगल फेलियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू फुलफिल द प्रॉमिस ऑफ ग्रांटिंग अ डोमिनियन स्टेटस ऑफ इंडिया आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू लेफ्ट इंडियन लीडर्स अ डिल्यूजन एंड इंक्रीमेंटल रिफॉर्म्स, मतलब वर्ल्ड वॉर टू के बाद मतलब ये बोला गया था कि किस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आपको सौंपेंगे, मतलब जो कंट्री है वो किस तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, ये कंट्री हम लोग छोड़ के कैसे जाएंगे। द मूवमेंट वाज ट्रिगर्ड बाय द डिसकंटेंट, जिसकी वजह से डू और डाई अप्रोच से हम लोग एक तरीके से हार्श इम्पैक्ट पड़ा हमारी इकोनॉमी पर, मतलब इकोनॉमी में वर्ल्ड वॉर टू तो लड़ गया भाई। वर्ल्ड वॉर टू कब हुआ था, वर्ल्ड वॉर टू जो हुआ था 1939 टू 1945, अब ये वर्ल्ड वॉर हुआ था, इसमें हमारे देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो भी डगमगा गया था, और उसमें उसी वजह से हम लोगों को फ्रीडम भी मिली, और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक कंडीशन था वो भी बहुत डैमेज किया गया था ब्रिटिश के द्वारा, क्योंकि सारा जो अनाज वगैरह था वो कहाँ फीड करवा रहे थे, वो अपने आर्मी को फीड करा रहे थे जहां पर वर्ल्ड वॉर चल रहा था। पॉलिटिकल क्लाइमेट इन इंडिया वॉज टेंस, और पॉलिटिकल कंडीशन टेंस था और इम्पेशेंट था कि हम लोगों को कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, तो वो बात हम लोगों पर अड़े थे। महात्मा गांधी जी एडवोकेटिंग द नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सोथ मोस्ट डिसिसिव स्ट्रैटेजी एंड ब्रेक द स्टेलमेंट एंड नेगोशिएशन विद द ब्रिटिश, जिसके जो लास्टली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो चलाया गया गांधी जी के द्वारा या और सारे लीडर्स के द्वारा, जिसके वजह से जो हमारे देश में नॉन वायलेंट तरीके से हम लोगों ने ये आज़ादी है, ये फ्रीडम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हासिल करी, और हम लोग नेगोशिएशन बिल्कुल भी नहीं किए, और हम लोगों को पूरा देश चाहिए था और वहाँ ब्रिटिश को छोड़कर जाना पड़ा। क्लियर, तो ये सब सारी चीज़ें हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोग को समझ में आ ही जाएगा। अब आते हैं थोड़ा मैप में, मैप प्रैक्टिस कर लेते हैं भाई। तो बोला गया है मैप ऐसे आएगा आप लोगों को, ठीक है, बोला गया टू प्लेसेस ए और बी, ए और बी टू प्लेसेस है, ठीक है, हैज बीन मार्क्ड ऑन द आउटलाइन ऑफ द मैप, आइडेंटिफाई देम। तो पहला बोला गया, पहला क्या बोला गया
कि द प्लेस वेयर द जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस, कहाँ हुआ था? अमृतसर पंजाब में। अमृतसर पंजाब में क्या हुआ था? अमृतसर पंजाब में हमारा एक तरीके से यहाँ पर जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। वहाँ ए और बी दिया हुआ रहेगा तो वहाँ पर आराम से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ रहेगा कि भाई ए और बी, तो ए और बी हम लोग आराम से यहाँ पर कि ए यहाँ पर क्या है? अमृतसर। ये मद्रास, मद्रास में क्या हुआ था? नेशनल कांग्रेस हेल्ड सेशन हुआ था 1927 में, ये क्वेश्चन याद रखना, मद्रास। तो मद्रास जो चेन्नई वाला पार्ट है वो भी हम लोग आराम से इसमें कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बी करके चेन्नई कर देना है, जहाँ पर ए और बी डिनोट किया हुआ रहेगा, ठीक है। वो वाला मैप मैंने नहीं दिया जहाँ पर ए और बी वाला है। जो ये है, ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पर शो करा है, तो एक बार मैं मिटा देता हूँ इसको ताकि आप लोगों को पूरा कंसेशन मिल सके यहाँ पर। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। देखो अब ये मैप है, अब मैप में ये बोला गया है कि अ डैम बिल्ट इन अ रिवर सतलज, तो वैसा डैम जो रिवर सतलज के ऊपर बनाया गया, भाखरा नंगल डैम। तो भाखरा नंगल डैम ये हम लोग डिनोट कर देंगे, ठीक है। फिर दूसरा बोला गया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इन द नॉर्थ ईस्ट, नोएडा में, नोएडा हो गया उत्तर प्रदेश वाला पार्ट में। फिर क्या हो गया? सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया, टूटीकॉर्न, टूटीकॉर्न यहाँ पर आ गया भाई, ठीक है, क्लियर। द न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र आ जाते हैं, तारापुर आ जाते हैं, है कि नहीं? तो तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट। तो आप लोग यहाँ से 4 और 2 6 नंबर का बहुत आसानी तरीके से आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं मार्क्स को, और अच्छे तरीके से आप लोग एग्जाम में कंपेल कर सकते हो, क्लियर। तो हमने बहुत अच्छे तरीके से एक तरीके से पूरा सैंपल पेपर को डिस्कस करा है, पार्ट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में। तो आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा ताकि एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके से पेपर सॉल्व करें। और अगर एमसीक्यूज आप लोगों को नहीं आ रहा होगा, ठीक है, तो एमसीक्यूज को आप लोग 1 2 3 नंबर करके 20 तक छोड़ देना, उसके बाद लास्ट में आप लोग कर लेना या फिर बीच में जब भी समय मिले। लेकिन पहले वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर, ये तीनों जरूर करना सबसे पहले, उसके बाद एमसीक्यूज कर लेना, या फिर पहले एमसीक्यूज कर लेना, फिर ये करना, और फिर केस बेस्ड स्टडीज, फिर सीरियल वाइज चलना। तो जैसा भी आप लोगों को ठीक लगे वैसा कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का तैयारी अच्छे तरीके से होगा। आई होप सो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। बहुत ही जल्दी मिलते हैं हम लोग आप लोगों से 11th वाले क्लास में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।